डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। डिस्ट्रैक्शंस कई तरीके के होते हैं और ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, ये आपको पता ही है। और इससे आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और आज की डेट में तो आपको पता ही है कि जब से सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और उसमें भी खासकर जब से ये रील्स शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें चलने लगी हैं, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। सोशल मीडिया अपने आप में ही एक डिस्ट्रैक्शन था ही था पहले से। और जब से ये शॉर्ट्स और रील्स आ गई हैं तब से तो डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए, है ना। आप कभी भी अगर फ्री टाइम में 5 मिनट का टाइम होता है और ये सोचते हैं कि रील्स देख लेते हैं 2-3, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ने बैठेंगे, तो कब वो 5 मिनट की जगह 15 मिनट और आधा घंटा और 1 घंटा निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रैक्शंस है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दोष ना दें, आप अपना फोकस इम्प्रूव करें। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस का नेचर ही इस तरीके का होता है कि वो आपको अपनी ओर को खींचते हैं। दे ट्राई टू अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स देमसेल्व्स, है ना। डिस्ट्रैक्शंस इसीलिए उनको डिस्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने को थोड़ा सा डिटरमिन्ड बनाएं, अपने फोकस को इम्प्रूव करें और इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, अगर आप लोग इस बात को लेकर कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या आप लोग इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से परेशान हैं, या आप भी इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी भी जो पढ़ाई है वो हैम्पर हो रही है। अगर ज़्यादा लोगों की ऐसी कुछ इशू होगा तो फिर हम इसको लेकर एक अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन इश्यूज़ हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस बात के ऊपर ध्यान रखिए कि डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम नहीं करना है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस का तो नेचर ही है कि वो आपको अपनी तरफ को खींचेंगे, है ना, इसीलिए उनको डिस्ट्रैक्शंस कहा जा रहा है। आपको अपना फोकस जो है, जो अपनी एकाग्रता है, जो अपना अटेंशन है, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 सितंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि हमारा सीसेट का जो लाइव बैच या लाइव कोर्स है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और एनरोलमेंट के लिए अब सिर्फ आप लोगों के पास 2 ही दिन है। आज 19 तारीख हो गई है, कल 20 तारीख है। 2 दिन में आप लोग जितना एनरोलमेंट करना चाहें, जितने लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट के तीनों ही सेक्शंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। ओनली 999 में यानी कि 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है और जो भी इसकी अदर डिटेल्स हैं आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आप अगर एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कल रात 12 बजे तक एनरोलमेंट इसका ओपन है। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो इसमें एनरोल कर लें। और कोर्स को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप का 9150449990। ओनली व्हाट्सएप का नंबर है ये, सिर्फ व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरी है वो इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और बाकी आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, आपको ये सेशंस अगर हेल्पफुल लगते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग ये सेशंस देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करने की कोशिश करें सो दैट कि हमारी भी थोड़ा सा हेल्प होगी और ये सेशंस जो है वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है खास। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, UPI ID दी गई है, इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे यू में कंट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए। और अब हम लोग यूट्यूब पर चलते हैं। सॉरी, यूट्यूब पर तो हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और 61% 61% जो है वो यहाँ पर वोटिंग हुई है।
अब अगला चरण जो है वो 25 तारीख को होगा और तीसरा चरण जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है वन नेशन वन इलेक्शन सेट इन मोशन विल बी इन 2 फेजेस। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको पता है कि काफ़ी समय से चर्चा चल रही है और बीजेपी का ये एजेंडा भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को, ये जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है 2024 से लेकर 2029 के बीच में, इसमें लागू करना है ना। तो उसको लेकर कल यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। लेकिन मंजूरी देने से नहीं होगा, यहाँ पर मुद्दा ये है कि इस स्कीम को या इस आप कह सकते हैं योजना को या इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव, कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इसको 2 फेजेस में किया जाएगा। 2 फेजेस का मतलब ये है कि पहला फेज़ तो ये है कि जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, और दूसरा फेज़ ये है कि जिसमें फिर जो लोकल लेवल होता है, जो मतलब 3rd टियर है, चाहे वो पंचायत हैं चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिलने या मंजूरी मिलने से यहाँ पर मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और संविधान में जब संशोधन किया जाएगा तो सबसे बड़ा इशू वहीं पर आएगा, क्योंकि अभी सरकार की जो हालत है, या मैं कहूँ कि जो बीजेपी की स्थिति है, वो फुल मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, लोकसभा में तो आपको पता ही है कि अपने दम पर सिर्फ 240 सीटें हैं, अलायंस के साथ मिलके 290 293 के आसपास हैं, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूं एनडीए की राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी स्थिति पूरी नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ पर भी मेजॉरिटी नहीं है। और अगर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कंडीशन यहाँ पर लगेगी, बिकॉज दिस इंक्लूड्स दी, अगर आप पंचायत वाली केस की बात करते हैं तो पंचायत वाले की, सॉरी मतलब 3rd टियर या पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की आप बात करते हैं, तो उनका इलेक्शन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनके अगर आप सिस्टम में चेंज करेंगे तो आपको स्टेट्स का रेटिफिकेशन 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी लगेगा। तो एक तो वही है कि जो मैंने आपको पहले बताया, 2 तरीके के अमेंडमेंट्स होंगे। एक तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जिसको आप स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं वो। और फिर दूसरा, अगर आपको स्टेट्स वाला इम्प्लीमेंट करना है 3rd टियर का, तो उसमें आपको फिर 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी लगेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। तो इसलिए इसको लेकर, हालांकि एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट, वो मैं आपको ऐसे ही शेयर कर दूंगा, आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसको लेकर हम लोगों ने पहले जो आज आर्टिकल आया है उससे ज़्यादा बेटर और उससे ज़्यादा डिटेल्ड आर्टिकल पहले कवर किया हुआ है। ठीक है, वो आप आर्टिकल मतलब इस न्यूज़ को हम लोग बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में जब पैनल बनाया गया था, है ना, और पैनल के जो मेंबर्स हैं उनको उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि पैनल विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। तो वो भी हमने देखा था, वहीं से हम इसको ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। और मार्च के महीने में जब इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी गई प्रेसिडेंट के पास, तो तब भी हम लोगों ने इसके प्रोविजंस वगैरह देखे थे कि किस किस तरीके के अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ अभी इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स वगैरह होने हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वॉक फॉर द रूलिंग पार्टी। ठीक है, सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि इसको लेकर जो बिल हैं वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पास हो जाएं। पेश तो कर सकते हैं, बट पास होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इस फेवर में नहीं है। अपोजिशन जो है वो इस स्कीम के, इस योजना के पूरी तरीके से विरोध में है। तो देखते हैं किस तरीके से ये होगा, बट आर्टिकल को मैं फ़िलहाल यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार आप जस्ट पढ़ लीजिएगा। और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है कि अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जो हमने मार्च वगैरह के महीने में आर्टिकल्स कवर किए हैं वो आपके नोट्स वगैरह में ऑलरेडी हों, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप सिंपल कुछ मत कीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइएगा और उस पर सिंपल आपको सर्च करना है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, क्या सर्च करना है?
वन नेशन वन इलेक्शन सर्च करना है, और वो भी किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू सर्च, आपको सर्च करना है बड़े ही सिंपल शब्दों में, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन ये सर्च करना है। ठीक है, इसके आगे एक हैशटैग लगाना है, हैशटैग समझते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक हैशटैग लगाना है और विदाउट एनी स्पेस ये चीज़ें लिख देनी है। कहाँ पर? जहाँ पर आप टेलीग्राम का जो चैनल है ना, वहाँ पर जहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, मतलब जब आप सर्च करके बटन दबाएंगे, सर्च करके ना वो साइड से जो 3 डॉट्स आते हैं, जब सर्च करेंगे तो उसमें आप ये लिख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं लास्ट सितंबर से, वो आपको सब मिल जाएंगे। और मार्च के आसपास के आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पर हम लोगों ने इसके डिटेल्ड प्रोविजंस को डिस्कस किया हुआ है, तो चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ और दी गई है, रिव्यू एंड मॉडिफाई इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया टेल्स पाक लुक्स टू रीनेगोशिएट। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस इस बारे में है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको थोड़ा सा वो किया जाए, इसमें कुछ रिव्यू किए जाएं। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने को लेकर तो पहले भी, पिछले साल भी, जनवरी 2023 में भी जो है वो ऑर्डर वो दिया गया था, एक क्या बोलते हैं, नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इस अभी जो नोटिस जारी किया गया है उसमें रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन की बात है। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है, वहीं पर हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बीच के पेज में एक दो छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो आज हमें देखनी है। एक तो ये वाली है, स्पेस प्रोग्राम बूस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट नोड फॉर वीनस मिशन एंड चंद्रयान 4। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने 4 स्पेस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मंजूरी दी है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है, एक और न्यूज़ है जो हमें देखनी है, वो ये है कि इंडिया कुड प्रोड्यूस अप टू 9.2 लाख टेरावाट आवर फ्रॉम ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर जो हैदराबाद बेस्ड इनकॉइस है, दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसके रिसर्चर्स ने ये बात यहाँ पर कही है। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, ये भी समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर बीच में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, और इसके बाद सीधा एक्सप्लेन पेज पर आएंगे, वहाँ पर हमें 2-3 आर्टिकल देखने हैं। एक तो यही मैंने आपको बताया कि वाई इंडिया वांट्स रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एक तो ये बात हो गई। इसके बाद अर्थ टू टेम्प्रेरी गेट अ मिनी मून, है ना, अर्थ को एक टेम्प्रेरी मिनी मून मिलने वाला है, इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। और नीचे दिया गया है कि यूपी मदरसा लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही है। तो ये जो मदरसाज वगैरह हैं, इनके इन इंस्टीट्यूशंस की प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। और ये वाला आर्टिकल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4-5 आर्टिकल हैं जो आज हमें देखने हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है कि स्पेस प्रोग्राम बूस्ट, गवर्नमेंट नोड फॉर वीनस मिशन एंड चंद्रयान 4। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे यानी कल के दिन 4 बिग टिकट स्पेस प्रोजेक्ट्स, मतलब 4 बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट मिशन टू द मून, जो अगला मिशन होगा हमारा मून का, दैट विल बी चंद्रयान 4, और पहला मिशन टू द प्लैनेट वीनस, जो शुक्र ग्रह है, वीनस है, उस पर पहले मिशन को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। और यूनियन कैबिनेट ने इसके साथ साथ 2 और मिशंस को या 2 और प्रोग्राम्स को मंजूरी दी है। एक तो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर, जो कि विच हैज़ नाउ बीन मेड पार्ट ऑफ द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उसी का इसको एक पार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दैट इज़ BAS, इसके कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ क्लियरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रीयूजेबल रॉकेट, एक रीयूजेबल रॉकेट बनाने के डेवलपमेंट को भी मंजूरी दी है, जिसका नाम रहेगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ NGLV। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 डिसीजन मैंने आपको बताए। एक चंद्रयान 4 को लेकर है, जो हमारा मून का अगला मिशन होने वाला है। एक वीनस को लेकर है,
ठीक है, कि वीनस में भी हम लोग जो है अपना मिशन भेजेंगे। इसके बाद एक है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर, और चौथा है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, एक रीयूजेबल रॉकेट के डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अप्रूवल्स हैं दे आर इन लाइन विद द स्पेस एजेंसीज, यानी कि इसरो का जो विजन है 2047, उसकी तर्ज पर ये, उसकी लाइन पर ये अप्रूवल्स दिए गए हैं। और उसमें ये विजन है कि एक फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन जो है दैट इज़ BAS, इंडिया का खुद का फुल्ली फंक्शनल, पूरी तरीके से काम करने वाला स्पेस स्टेशन, दैट इज़ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक होना चाहिए। एंड लैंडिंग ह्यूमन बींग्स ऑन मून, जिसमें ये भी टारगेट है कि ह्यूमन बींग को मून में लैंड कराना है, मतलब खुद के दम पे 2040 तक। वीनस मिशन जिसका नाम हो सकता है शुक्रयान, इसकी कीमत बताई गई है लगभग 1236 करोड़ रुपए। और विद द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो एमिंग फॉर अ मार्च 2028 लॉन्च, और मार्च 2028 में ये लॉन्च हो सकता है। ये इंडिया का पहला मिशन होगा टू द वीनस, और किसी भी प्लेनेट में दूसरा मिशन होगा, क्योंकि पहला मिशन जो है वो मार्स में हो चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन। पहली बार में ही हम लोग मार्स पे जो है वो पहुंच चुके थे। और द मिशन टू द वीनस, और जो ये मिशन वीनस का मिशन होगा, ये क्या क्या चीज़ स्टडी करेगा, ये वीनस की सरफेस को स्टडी करेगा, उसकी जो डस्ट है, उसका जो क्लाउड है उसको स्टडी करेगा, वहाँ का जो वोल्केनिक सिस्टम है, जो वोल्केनिज्म है उसको स्टडी करेगा, उसके एटमॉस्फेयर और आइनोस्फेयर को स्टडी करेगा, और उसका जो इंटरेक्शन होता है विद द सन उसको भी ये स्टडी करेगा। चंद्रयान 4 मिशन की बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये एक सैंपल रिटर्न मिशन रहेगा जो मून से कुछ सैंपल लेके आएगा। इसकी कॉस्ट बताई गई है 2014 करोड़। ठीक है, बाकी तो जब जब ये मिशंस आएंगे इनके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें आएंगी, उनको हम लोग समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 4 मिशंस को अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से, वो मैंने आपको बता दिया, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल देखेंगे। इंडिया कुड प्रोड्यूस अप टू 9.2 लाख टेरावाट आवर फ्रॉम ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, देखो इंडिया के जो ओशियनोग्राफर्स हैं, मतलब ओशियनोग्राफर्स मतलब जो ओशियंस वगैरह की स्टडी करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी साइट्स मैप की हैं अलोंग इंडियाज़ कोस्ट लाइन जहाँ पर इस बात की क्षमता या पोटेंशियल है कि ब्लू एनर्जी, ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि टाइडल वेव्स है ना, कि टाइड्स के दौरान जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या जो करंट्स वगैरह होते हैं, जो ओशन करंट्स होते हैं, उनकी वजह से क्या किए जा सके, इस तरीके के रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट की जा सके। ऐसे एरियाज़ को अलोंग द इंडियन कोस्ट, ऐसे एरियाज़ को मैप किया है, ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ को मैप किया है। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड इनकॉइस दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने एक ऐसी इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस बनाई है। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने ये बातें जो हैं इस एटलस के थ्रू कही हैं। एटलस ने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम आइदर इंडिविजुअल और बाय इंटीग्रेटेड ब्लू एनर्जी ब्लू रिन्यूएबल सोर्सेज फ्रॉम पोटेंशियल साइट्स अलोंग द कोस्ट। और उसी एटलस में ये बताया गया है कि कितनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस या जनरेट की जा सकती है। अब ये जो मैपिंग है इसको किया गया है फॉर साइट्स विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 5x5 किलोमीटर, और इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, जो कोस्ट से लगभग 200 किलोमीटर तक रहता है, वहाँ तक के एरिया की, उस एरिया की इन्होंने मैपिंग की है, और वहीं पर इन्होंने पोटेंशियल साइट्स आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर कितनी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इतना पोटेंशियल है कि वहाँ से हम लोग 9.2 लाख टेरावाट आवर की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इन ब्लू रिन्यूएबल्स को टैप करने के लिए, मतलब इनको यूज़ करने के लिए पहला स्टेप ये होगा ये जानना कि व्हाट स्कोप ईच ऑफ दीज सोर्सेज, कि कितना स्कोप ये हर चीज़ जो है वो ऑफ़र करती है। जैसे सन है, टाइड्स है, विंड्स है,
वेव्स, सेलिनिटी ग्रेडियंट, करंट्स, ओशन थर्मल्स अक्रॉस द कोस्ट लाइन एंड द आइलैंड्स, कि इनमें किस में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, तभी हम उसको जो है वो टैप कर पाएंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक असेसमेंट किया है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जनरेशन बेस्ड ऑन पास्ट 20 to 30 ईयर्स ऑफ डेटा, पिछले 20 से 30 सालों के डेटा को, कि उससे कितना एनर्जी जनरेट हुई है इन सब चीज़ों से, उसके डेटा का असेसमेंट किया है ना। वेदर मॉडल से इन चीज़ों को ऑब्टेन किया गया है, और इन सिटू एंड सैटेलाइट्स, मतलब ऑन साइट डेटा भी है और सैटेलाइट से भी जो डेटा है वो इनको मिला है। अब यहाँ पर ये जो एटलस बनाई गई है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपने तरीके की ये पहली ऐसी एटलस है जो इंटीग्रेटेड और इंडिविजुअल असेसमेंट दे रही है ब्लू एनर्जी रिजर्व्स का अक्रॉस इंडियाज़ EEZ, कि इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर ब्लू एनर्जी का कितना रिजर्व है, और उस ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी से हम कितनी एनर्जी जो है ना, मतलब इन ब्लू रिन्यूएबल सोर्सेज से हम कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके का एस्टिमेट प्रोवाइड करने वाली ये पहली एटलस है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकॉइस के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है, और इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितने ऐसे एरियाज़ हैं या कितने ऐसे रिजर्व्स हैं जहाँ पर इस तरीके के ब्लू रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है वाई इंडिया वांट्स रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन क्यों चाहता है, क्योंकि भारत ने एक नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को। देखो, तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये वैसे भी इम्पोर्टेंट इशू है। तो पिछले साल भी मैंने आपको बताया कि जनवरी 2023 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए एक नोटिस जारी किया था पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, और लगभग उसके 1.5 साल बाद भारत ने फिर से पाकिस्तान को एक आधिकारिक नोटिस, एक फॉर्मल नोटिस भेजा है। लेकिन इस बार बात सिर्फ मॉडिफिकेशन की नहीं है, इस बार बात हो रही है इस ट्रीटी के रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन की, ठीक है। ये ध्यान रखें। पहली बात, पिछले साल जनवरी 2023 में जो भेजा गया था नोटिस, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन की बात थी, लेकिन इस बार इसमें एक वर्ड और ऐड किया गया है, रिव्यू, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब जो ये लेटेस्ट नोटिस है इसको जारी किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत, एक आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 12, उसका एक सेक्शन है 3, ठीक है। वो जो नोटिस जारी किया गया है वो पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि उसमें ये वर्ड रिव्यू जो है ये ऐड किया गया है, और ये वर्ड रिव्यू इस बात का इशारा करता है कि नई दिल्ली की ये मंशा है टू रिवोक एंड रीनेगोशिएट द 64-ईयर ओल्ड ट्रीटी। ये जो 64 साल पुरानी ट्रीटी है, इसको लेकर भारत की ये मंशा है कि इस ट्रीटी को ख़त्म किया जाए और इसको लेकर वापस से कुछ रीनेगोशिएशंस जो हैं वो किए जाएं। आर्टिकल 12(3) ये स्टेट करता है, उसमें ये लिखा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड बाय अ ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर दैट पर्पस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, कि इस ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान हैं, उनको समय समय पर मॉडिफाई किया जा सकता है एक ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी के तहत, ठीक है, जो कि इस पर्पस के लिए बनाई जाए, और दोनों गवर्नमेंट उसको रेटिफाई अगर कर दें तो टाइम टू टाइम इस ट्रीटी के प्रोविजंस को, यानी कि 1960 की जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा उसमें लिखा गया और इसी के अंतर्गत भारत ने ये नोटिस जारी किया है। अब इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, थोड़ा सा अगर ये समझ लें तो ये ट्रीटी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 को लेकर, यानी कि आज से एग्जैक्टली आप कह सकते हैं 64 साल पहले। और क्यों ये ट्रीटी साइन की गई थी? इस ट्रीटी को साइन करने के पीछे मकसद ये था कि जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वहाँ से जो पानी मिलता है, क्योंकि वो सारी की सारी नदियाँ जो है वो पहले ऊपर इंडिया से ही बहती हैं, है ना, इंडिया के थ्रू होके ही फिर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, तो उसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसका कैसे इस्तेमाल होगा, कि कितना पानी जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा उन नदियों का, कितना पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, तो उसको लेकर ये ट्रीटी जो है वो की गई थी। ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी पाकिस्तान के कराची में,
उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, 9 साल तक बेसिकली जो है वो नेगोशिएशंस या वार्ताएं चर्चाएं हुई, और उसके बाद ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई। और ये नेगोशिएशंस वगैरह जो हैं वो बेसिकली अरेंज कराए गए थे किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया था इन प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत जो है वो इंजॉय करता है द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर्स। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स का जो मतलब ईस्टर्न साइड में जो रिवर्स हैं, दैट इज ब्यास, राबी एंड सतलज। ठीक है, उनके अनरेस्ट्रिक्टेड यूज मतलब उनका भारत जितना चाहे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भारत के ऊपर नहीं है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई है तो उसके अलावा, ठीक है, भारत इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकता है। और पाकिस्तान को जो है वो 3 नदियों का, वेस्टर्न रिवर जो है दैट इज इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी मिलता है। आर्टिकल 3 जो है इसका, आर्टिकल 3 इस ट्रीटी का, उसके 1 के हिसाब से आर्टिकल 3 1 के हिसाब से इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान। कि भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पाकिस्तान को जाने दे, क्योंकि मैंने बताया कि नदियां तो सारी की सारी भारत से ही होके बह रही हैं। चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इस इंडस रिवर सिस्टम को ज्योग्राफी में मैंने बताया बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये आई थिंक मिल जाना चाहिए। इंडस रिवर सिस्टम, अगर कोई थोड़ा सा भी क्लियर मैप समझ में आए। अब जितना क्लियर मैप हमने बनाया था उतना क्लियर मैप तो किसी के पास आई थिंक मिलेगा नहीं, और जितना डिटेल में हमने बनाया था उसको, ठीक है, वो मैप में लाना रह गया। मैं उसको अगर लेके आता तो आई थिंक ज़्यादा बढ़िया रहता। या मैं एक बार 1 मिनट रुको, मैं ये क्या हो रहा है?
अब एड्स भी आते हैं यूट्यूब पर, है ना, तो आते ही हैं, इसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। बस इन एड्स की वजह से यह है कि नोट वो ना पड़े। देखो ये वाला हमारा एक डिटेल मैप हुआ करता था, मतलब है तो अभी भी है। मैं इसमें आई थिंक यहाँ से अगर कुछ यहाँ पर बहुत सारी वो दिखाई गई हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह। है ना, तो यहाँ से आप समझ पाओगे, मुश्किल है ना। चलो मैं इसका मैप शेयर कर दूंगा, हमारे पास तो है ये वाला मैप। मैं अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको, मतलब ये हम मैप वैसे भी प्रोवाइड करते हैं टेली उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बट अगर आपको आइडिया है तो आप वैसे भी समझ ही रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जो ईस्टर्न साइड की रिवर है, ठीक है, जो ईस्टर्न तरफ के रिवर हैं उनका पानी भारत यूज़ कर सकता है। ईस्टर्न मतलब इस तरीके से जो रिवर जा रही हैं उसमें जो ईस्टर्न साइड के रिवर्स हैं, ठीक है, ब्यास रावी सतलज, उनका पानी भारत यूज़ कर सकता है। और जो वेस्टर्न साइड के रिवर हैं वो पानी पाकिस्तान यूज़ करता है, इंडस, चेनाब और झेलम का। लेकिन उसमें ये चीज़ बोली गई है, क्योंकि नदियाँ सब भारत की तरफ से ही जाती हैं, तो ये बोला गया है कि जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी है वो पाकिस्तान को छोड़ा जाए, ऐसा ट्रीटी में लिखा गया है। ठीक है, और ट्रीटी में जो है वो भारत को लगभग इंडस रिवर सिस्टम से 30% पानी मिलता है और पाकिस्तान को 70%। अब इंडिया जो है वो इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट क्यों करना चाहता है, तो इसको लेकर यहाँ पर सोर्सेस का ये कहना है कि इंडिया का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो हाईलाइट करता है फंडामेंटल एंड अनफोर्सीन चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कि कुछ हालात में बदलाव आया है जिसकी वजह से जो इस ट्रीटी के अंदर ऑब्लिगेशंस किए गए हैं, मतलब इन ट्रीटी के अंदर बोला गया है कि भारत को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, उसकी रीअसेसमेंट होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली के जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर सोर्सेज का ये कहना है कि चेंजेस इन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हुई है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो कुछ हो आ गए हैं अब, और भारत को अपने एमिशन टारगेट्स पूरे करने के लिए क्लीन एनर्जी को डेवलप करना है। ठीक है, क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट को उसमें तेज़ी लानी है, उसको एक्सेलरेट करना है। इस बात की, इन चीज़ों की ज़रूरत को देखते हुए, और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब लगातार ये समस्या जो है सीमा पार आतंकवाद की, ये भी बनी हुई है, और इन सब चीज़ों के असर की वजह से भारत जो है वो इन ट्रीटीज़ को, इस ट्रीटी को क्या करना चाहता है, रीनेगोशिएट करना चाहता है। ठीक है, तो ये भारत की कुछ चिंताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। मोर ओवर द टू नोटिफिकेशंस कम अमिस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी। ठीक है, अभी ये जो दोनों नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं भारत की तरफ से, अभी वाला भी और पिछले साल वाला भी, ये ऐसे समय पर आए हैं जब भारत की तरफ से जो दो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है। और ये दो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो दोनों जम्मू कश्मीर में ही बन रहे हैं। एक बन रहा है किशनगंगा रिवर के ऊपर, जो कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है ना, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा जो है वो बन रहा है चेनाब नदी के ऊपर, दैट इज़ रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बन रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हालांकि दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसे हैं, दैट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, है ना। और ये जो है वो 330 मेगावाट और 850 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग इट्स कोर्स। तो ये इसका एक कंसेप्ट है कि यहाँ से जो इन, मतलब इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो पानी बह रहा है, मतलब जो इसमें बिजली पैदा होगी, वो उसके लिए कोई ऐसा रिजर्वॉयर वगैरह नहीं बनाया जा रहा है, वो
रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि नेचुरल फ्लो से ही बिजली पैदा हो रही है और किसी भी तरीके से जो नदी का रास्ता है उसको रोका नहीं जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान जो है उसने बार बार इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी को वॉयलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। अब पिछले साल जनवरी 2023 में जो नोटिस जारी किया गया उसके पीछे क्या कारण था? तो एट द टाइम न्यू दिल्ली साइटेड इस्लामाबाद्स कंटिन्यूड intransigence in implementing the IWT by raising repeated objections to the two hydel projects। ठीक है, कि मतलब पाकिस्तान जो है, दिल्ली ने ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो बार बार इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने को लेकर बहुत ज़्यादा कठोरता दिखाता है। ठीक है, और वो यही जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको लेकर ऑब्जेक्शंस करता है। 2015 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसको अपॉइंट किया जाए ताकि वो इस प्रोजेक्ट की, इन ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं इनके टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को एग्जामिन कर सके। लेकिन उसके 1 साल बाद ही उसने इस रिक्वेस्ट को वापस ले लिया। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाने की जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको वापस ले लिया और उसने ये प्रपोज़ किया कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो इस मामले में वो इस ऑब्जेक्शंस को लेकर सुनवाई करे, एडजुडिकेट करे। अब लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ किया टू इंगेज इन द पीसीए। इंडिया ने कहा कि हम पीसीए में जो है वो शामिल नहीं होंगे, पीसीए के मैकेनिज़्म में। और एक सेपरेट रिक्वेस्ट जो है वो इंडिया ने करी इस मामले में कि ये मामला जो है वो किसको रेफ़र किया जाए, न्यूट्रल एक्सपर्ट को। ठीक है, अब सोर्सेज का यहाँ पर ये कहना है कि जो पाकिस्तान का प्रपोज़ल है पीसीए मैकेनिज़्म को लेकर वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन to the graded dispute settlement mechanism provided in Article 9 of the IWT। बेसिकली IWT के आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको लेकर सिक्वेंशियल, ठीक है, सिक्वेंशियल 3 लेवल मैकेनिज्म है जहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो पहले, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो 3 लेवल पर सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले नीचे लेवल, फिर अगर वहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सेकेंड लेवल और फिर थर्ड लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल है इंडस कमिश्नर्स ऑफ द टू कंट्रीज़। दोनों देशों के बीच के जो इंडस कमिश्नर्स हैं उनके बीच में पहले कुछ बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं और वहाँ पर ये किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद वो डिस्प्यूट जो है फिर ये मामला जाता है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है जिनको अपॉइंट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो इस मामले की सुनवाई करते हैं और वो इस डिस्प्यूट को निपटाने का प्रयास करते हैं। और अगर वहाँ पर भी, उस लेवल पर भी, न्यूट्रल एक्सपर्ट के लेवल पर भी अगर वो मामला नहीं सुलझता, वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, तो उसके बाद फिर वो जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। ठीक है, तो ऐसे सीधे वहाँ पर नहीं जाया जा सकता, ये यहाँ पर बात लिखी गई है। अब यहाँ पर एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही प्रोसेस को लेकर, सेम क्वेश्चन को लेकर दो साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं की जा सकती। ठीक है, और उन दोनों के जो कॉन्ट्राडिक्टी आउटकम्स अगर हो सकते हैं तो उसको लेकर क्या होगा। ठीक है, ऐसा IWT के किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है और इसी की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया ने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया जाए इस इशू को लेकर, पाकिस्तान कहता है कि हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि दो साइमल्टेनियस प्रोसेस हो गई एक ही इशू को लेकर, एक ही क्वेश्चन को लेकर। और दूसरी बात यह है कि अगर दोनों के जो आउटकम्स आते हैं, ठीक है, या दोनों के जो फैसले आते हैं अगर वो अलग अलग होते हैं तो उसमें फिर क्या होगा, उसको लेकर इंडस वाटर ट्रीटी के किस में के अंदर कोई भी आर्टिकल में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ने 2016 में क्या किया कि ये जो पैरेलल प्रोसेस है इसके इनिशिएशन के ऊपर इसको पॉज किया और रिक्वेस्ट किया दोनों ही देशों को, भारत और पाकिस्तान को, कि वो एक एमिकेबल वे आउट निकालें। मतलब एमिकेबल का मतलब होता है कि आपस में बातचीत वगैरह करके ये मामला सुलझाएं। लेकिन कई सारे अटेम्प्ट्स जो हैं वो दिल्ली की तरफ से किए गए, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद या पाकिस्तान ने इस इशू को डिस्कस करने से मना कर दिया। जो 5 मीटिंग्स हुई इंडस परमानेंट कमीशन की 2017 से लेकर 2022 के बीच में, लेकिन इस्लामाबाद या पाकिस्तान ने इसको लेकर बातचीत नहीं की। इसके बाद पाकिस्तान की ये जो जोर दे रहा था पाकिस्तान लगातार, ठीक है, कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाया जाए, तो 2022 में वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया
कि फिर दोनों ही चीज़ें की जाएंगी, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बनाया जाएगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसेस जो है वो भी की जाएगी। अब इसके साथ साथ along with the recommendation of a parliamentary standing committee in 2021, तब वहाँ पर 2023 में जो है वो पहली बार, पिछले 6 दशकों में पहली बार इस तरीके का नोटिस जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। 2021 में डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने ये नोट किया कि ऑल्दो IWT हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि IWT जो है वो समय के साथ खरी उतरी है, लेकिन ये इस आधार पर बनाई गई थी। द ट्रीटी वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इट्स एग्रीमेंट, कि उस समय पर जो नॉलेज या उस समय पर जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी 1960 में, उसके आधार पर ये ट्रीटी बनाई गई है। और आज के समय के जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो उस समय उस ट्रीटी में उसका ध्यान नहीं रखा गया, इन इश्यूज़ का। अब इस कमेटी को हेड कर रहे थे बीजेपी के संजय जायसवाल, इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है ताकि कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या लीगल फ्रेमवर्क बनाए जाएं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है इंडस बेसिन में, उसको एड्रेस किया जाए, और बाकी चैलेंजेस जो ट्रीटी के अंदर कवर नहीं हैं उनको एड्रेस किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बात यहाँ पर की गई। अब जनवरी 2023 के बाद से क्या बदलाव हुआ है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 17 अप्रैल 2023 को यूनियन मिनिस्ट्री की स्टीयरिंग कमेटी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी 6ठी मीटिंग होती है, ठीक है। उस मीटिंग में कमेटी जो है वो अंडर जल शक्ति सेक्रेटरी मिलती है और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो भी इसमें शामिल होते हैं। द मीटिंग टुक स्टॉक ऑफ द ऑनगोइंग मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द IWT, ठीक है, जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ऑनगोइंग मॉडिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, उसका यहाँ पर इन्होंने स्टॉक लिया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जुलाई 6, 2023 के दिन जो PCA ने रूल किया, PCA मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रूल किया कि दैट इट हैज़ द कॉम्पिटेंस टू कंसिडर मैटर्स कंसर्निंग द किशनगंगा एंड द रातले हाइडल प्रोजेक्ट्स, कि इन मैटर्स को कंसिडर करने की कॉम्पिटेंस उसके पास है। इंडिया ने फिर से ये रिस्पॉन्ड किया कि जो उसका कंसिस्टेंट और प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ द IWT, कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठाई गई है इस मामले को लेकर, ये IWT के प्रोविजन से कॉन्ट्रावीन कर रही है, क्योंकि वही वाली बात है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट वगैरह तो कहीं बीच में आया ही नहीं, ठीक है। कमिश्नर्स के लेवल पर मामला नहीं सॉल्व हुआ तो न्यूट्रल एक्सपर्ट आता पहले, उसके बाद वहाँ तक जाते PCA तक, तो वो चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद 20-21 सितंबर 2023 को, यानी कि आज से लगभग 1 साल पहले, द डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया लेड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना, इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की ऑफ द न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग इन द किशनगंगा एंड रातले मैटर इन वियना, और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जो है उन्होंने इंडिया के लीड काउंसिल के रूप में इस मीटिंग में शामिल हुए, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की तरफ से कन्वीन की गई थी। और दोनों ही तरफ से, भारत और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग के बाद भारत ने अपना फिर से जो वही फैसला है इन अ ट्रीटी कंसिस्टेंट फैसला, मतलब ट्रीटी में जो चीज़ लिखी गई है उसके हिसाब से ही, कि नॉट टू पार्टिसिपेट इन द पैरेलल प्रोसीडिंग्स कंसिडर्ड बाय एन इलीगली कंस्टिट्यूटेड PCA ऑन द सेट ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू द किशनगंगा एंड रातले प्रोजेक्ट्स। तो भारत ने यही कहा कि वो ये जो ट्रीटी कंसिस्टेंट डिसीजन है, ठीक है, टू नॉट पार्टिसिपेट, कि वो पैरेलल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। न्यूट्रल एक्सपर्ट का जब तक मामला चल रहा है, या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना फैसला सुना दे, उसके बाद फिर ये PCA में जाया जा सकता है, अदरवाइज जो दोनों पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। और अभी ये फ्रेश नोटिस जारी किया गया है, तो इसके बाद अब क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आई होप आपको यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल कह रहा है अर्थ टू टेम्परेली गेट अ मिनी मून। अब इसका क्या मतलब है, देखो, एक नई स्टडी में एक बात सामने आई है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टेम्परेली कैप्चर करेगा एक स्मॉल एस्टेरॉयड को, जिसका नाम बताया जा रहा है 2024, यानी कि 2024 PT5
इन लेट सितंबर। ठीक है, यानी कि इसी महीने जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड टेम्परेली कैप्चर करेगा एक छोटे एस्टेरॉइड को। एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ के ग्रेविटी में रहेगा लगभग 2 महीने तक और उसके बाद वापस से स्पेस में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए इसको एक मिनी मून कहा गया है। हालांकि गेनिंग अ मिनी मून इज़ नॉट न्यू फॉर अर्थ। अर्थ के लिए मिनी मून गेन करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, इट्स अ रेयर फिनोमेना। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एस्टेरॉइड जो हैं वो या तो हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर से ही निकल जाते हैं, ठीक है, और या फिर ऐसा होता है कि वो अर्थ के ग्रेविटी में और एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर वो बर्न हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करें और उसके बाद अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अब मिनी मून बेसिकली क्या होता है? मिनी मून्स इस तरीके के ही एस्टेरॉइड्स होते हैं दैट फेल टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाते और अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करने के बाद प्लेनेट को कुछ समय के लिए क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। हालांकि इनको ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और अभी तक सिर्फ 4 मिनी मून्स जो हैं अर्थ के उनको ही डिस्कवर किया गया है और उनमें से कोई भी अभी तक अर्थ का चक्कर अब नहीं लगा रहा है। ठीक है, सारे चक्कर लगा के निकल चुके हैं। अब हाउ डू वी नो अबाउट 2024 PT5? इसके बारे में कैसे पता लगा? तो या व्हाट डू वी नो, सॉरी व्हाट डू वी नो, क्या हमें इसके बारे में पता है? तो एस्टेरॉइड को डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ नासा फंडेड एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट असेसमेंट लास्ट अलर्ट सिस्टम, दैट इज एटलस के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि इट इज़ ओनली 33 फीट लॉन्ग, तो बहुत छोटा हुआ 33 फीट लॉन्ग तो। और नेकेड आइज़ को या फिर जो टिपिकल एमेच्योर टेलीस्कोप्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स नहीं होते हैं, उससे देखना या नंगी आंखों से देखना इसको पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके लिए ये बहुत छोटा है। हालांकि ये एस्ट्रॉइड जो है वो जो टेलीस्कोप प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं उसकी ब्राइटनेस रेंज में आ जाएगा, तो उससे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि ये जो P2024 PT5 जो है ये विजिट करने आया है फ्रॉम द अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एक सेकेंडरी एस्टेरॉइड बेल्ट है जो स्पेस रॉक से बनी हुई है, जो अर्थ के जैसा ही ऑर्बिट फॉलो करती है एट एन एवरेज डिस्टेंस टू द सन ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, लगभग जैसा अर्थ का डिस्टेंस है सन से उतने ही डिस्टेंस पर लगभग ये अर्थ के ऑर्बिट को फॉलो करती है, दैट इज अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट, और वहीं से ये आ रहा है। द एस्टेरॉइड कुड पॉसिबली अ पीस ऑफ इजेक्टा फ्रॉम एन इम्पैक्ट ऑन द मून। ठीक है, ये हमने जब अभी कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था चंद्रयान 3 की जो फाइंडिंग्स थी उसमें हमने ये बात की थी कि जब मून पे कोई इम्पैक्ट होता है तो वहाँ से भी इस तरीके के इजेक्टास निकलते हैं। ठीक है, जिसको इजेक्टा कहा जाता है, जो कि एक एस्टेरॉइड टाइप के होते हैं, वो निकलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जो एस्टेरॉइड्स निकलते हैं उनको वहाँ पर मीटियोर्स कहा गया था कि दे जनरली एंड अप ऑन अर्थ, कि वो अर्थ में आ जाते हैं। तो ये वो भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो दिस मीन्स दैट 2024 PT5 कुड बी अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द एक्चुअल मून। तो हो सकता है कि ये एक्चुअल मून का ही कोई छोटा टुकड़ा हो। कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया है कि इस बात के चांसेस कि 2024 PT5 जो है वो एक मिनी मून के रूप में क्वालिफाई हो सकता है कि ना करे, क्योंकि एक एस्टेरॉइड को कम से कम अर्थ का एक चक्कर लगाना होता है मिनी मून के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये जो 2024 PT5 है ये एक हॉर्स शू शेप्ड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट बनाएगा। हॉर्स शू शेप्ड ऑर्बिट बनाने का मतलब ये है कि जैसे ये अर्थ है तो पूरा चक्कर लगाने का मतलब तो हो गया कि पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक है, हॉर्स शू शेप ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे ये ऐसे एंटर किया और ऐसे आके फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, तो इसने पूरा चक्कर नहीं लगाया, और पूरा चक्कर नहीं लगाया तो इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी तो कहा जा रहा है कि इट कुड बी अ मिनी मून, तो हो सकता है कि रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये मिनी मून की कैटेगरी में क्वालिफाई ना करे, क्योंकि मिनी मून के लिए क्वालिफाई करने का मतलब है कि पूरा एक चक्कर लगाना, बट इट इज़ पॉसिबल कि ये पूरा चक्कर ना लगा पाए। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है? ठीक है, चलो
इसके बाद आज के दिन का जो हमारा अंतिम आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, दैट इज़ एज सुप्रीम कोर्ट हेयर्स अ केस ऑन यूपी मदरसा लॉ, अ प्रोफाइल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज़ NCPCR है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जो एजुकेशन मदरसाज में दी जाती है, ठीक है, जो मदरसाज में एजुकेशन दी जाती है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, और इसीलिए वो राइट टू एजुकेशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। और वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स इन इंस्टीट्यूशंस में दी जा रही है उनमें इस्लाम की सुप्रीमेसी को लेकर पढ़ाया जाता है, ऐसा यहाँ पर NCPCR ने कहा है। NCPCR ने अपने सबमिशंस किए हैं 11 सितंबर को इन अ क्लच ऑफ अपील्स अगेंस्ट एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था मार्च 22 का, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, इस आधार पर कि ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को क्या करता है, वॉयलेट करता है, और जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वॉयलेट करता है। तो उस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। ठीक, अब जब दो जजों की जो बेंच थी, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया टू टेक स्टेप्स फोर्थविद फॉर एकोमोडेटिंग द मदरसा स्टूडेंट, कि आगे ये कदम उठाया जाए कि जो मदरसाज में स्टूडेंट्स थे उनको रेगुलर स्कूल्स में, जो कि यूपी प्राइमरी और हाई स्कूल के द्वारा और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, वहाँ पर इन बच्चों को जो है वो शामिल कर लिया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला। अब यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि जो मदरसा बोर्ड है वो रिलीजियस एजुकेशंस और इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहा है। ठीक है, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है और रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्टेट के पास सफिशिएंट पावर्स है कि वो इस तरीके की एजुकेशन जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट कर सकता है, और इसीलिए वो इस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। 5 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच लेड बाय CJI DY चंद्रचूड़ हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया। ठीक है, जो हाई कोर्ट का फैसला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। ठीक है, अब ये मदरसास को अगर हम देखें तो मदरसा बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है, एक अरेबिक शब्द है, अरबी शब्द है फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अरबी शब्द है मदरसा। याद रखिएगा कहाँ से वर्ड आया है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इस वर्ड के ऊपर खेला जा सकता है कि ये अरेबिक वर्ड है कि पर्शियन वर्ड है कि ईरानियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट्स एन अरेबिक वर्ड। अब जब इस्लाम की अर्ली सेंचुरीज हुआ करती थी उस समय क्या होता था, मतलब जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो मॉस्क्स या मस्जिद हुआ करती थी वही प्लेस ऑफ एजुकेशन होती थी। ठीक है, वहीं पर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। लेकिन 10th सेंचुरी के बाद से मदरसाज जो हैं वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन गए। ठीक है, मतलब मदरसाज को अलग बना दिया गया एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर लर्निंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, इस्लामिक दुनिया में, मतलब जो इस्लाम की दुनिया है वहाँ पर एजुकेशन, मतलब रिलीजियस और सेक्युलर लर्निंग की जो जगह है उसको मदरसा अलग बना दिया गया। पहले मस्जिदों में ही इस तरीके की पढ़ाई होती थी। अब मदरसा के जो अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं फ्रॉम खोरासन एंड ट्रांसोजेनिया, जो बेसिकली आज के समय का ईस्ट और नॉर्दर्न ईरान, सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान है, वो वहाँ पर इस तरीके के पहले एविडेंस देखने को मिलते हैं। जो बिगर मदरसाज ऑल्सो हैड फैसिलिटी फॉर हाउसिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बड़े मदरसा हुआ करते थे वहाँ पर बच्चों के रहने की, जो स्टूडेंट्स हैं उनके रहने की व्यवस्था भी होती थी, खासकर ऐसे बच्चे जो पुअर बैकग्राउंड से हैं वो। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो 2018-19 का डेटा यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कुल मिला के 24,000 के आसपास मदरसे हैं, जिनमें से 19,132 मदरसा जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, और बाकी लगभग 5,000 के आसपास या 4,878 जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, 2018-19 का जवाब है। उस समय के
जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने राज्यसभा में ये जवाब दिया है। अब रिकग्नाइज्ड मदरसाज कम अंडर दी स्टेट बोर्ड फॉर मदरसा एज एजुकेशन। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त मदरसा हैं वो स्टेट बोर्ड फॉर मदरसा एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। अनरिकग्नाइज्ड मदरसाज जो हैं वो जो बाकी उनके मतलब इस तरीके के जो सेमिनारीज हैं जैसे कि दारुल उलूम है ना, नदवतुल उलमा लखनऊ और दारुल उलूम देवबंद, वहाँ से जो उनका करिकुलम प्रिस्क्राइब होता है अनरिकग्नाइज मदरसाज में वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो रिकग्नाइज मदरसाज हैं उनमें स्टेट बोर्ड की तरफ से जो भी करिकुलम प्रिस्क्राइब किया जाता है वो पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि देश में जितने भी मदरसा हैं लगभग मैंने आपको बताया 21,000 के आसपास, उनमें से 60% जो हैं वो यूपी में है। ठीक है, 11,621 रिकग्नाइज और लगभग 3,000 के आसपास अनरिकग्नाइज। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मदरसाज हैं दे आर इन राजस्थान। ठीक है, 2,464 रिकग्नाइज और 29 अनरिकग्नाइज्ड। ठीक है, और कई सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर कोई भी रिकग्नाइज मदरसा नहीं है। अब इसमें देखो यही बताया गया है कि दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं भारत में, मदरसों की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक तो होता है मदरसा दरसे निज़ामी, ठीक है, जिसको पब्लिक चैरिटी के रूप में चलाया जाता है एंड आर नॉट बाउंड टू फॉलो द स्कूल एजुकेशन करिकुलम ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक चैरिटी के रूप में चलते हैं और ये इस बात को लेकर बाध्य नहीं है कि ये स्कूल एजुकेशन का जो करिकुलम है स्टेट का उसको फॉलो करें। ठीक है, दूसरे होते हैं मदरसा दरसे आलिया, ये एफिलिएटेड होते हैं स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। ठीक है, ये वहाँ पर उससे एफिलिएटेड होते हैं, इनको मान्यता मिली होती है, तो उस हिसाब से ये वहीं का करिकुलम फॉलो करते हैं। तो मोर देन 20 स्टेट्स हैव देयर ओन मदरसा बोर्ड्स। ठीक है, अलग अलग राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड्स हैं और ये जो मदरसा बोर्ड्स हैं दे आर गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। टीचर्स और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं इन रिकग्नाइज मदरसाज में वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, 1.69 लाख स्टूडेंट जो हैं वो यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बैठे 2023 में, मतलब जैसे क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन होते हैं उस तरीके के। ठीक है, यूपी और कुछ और राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सेपरेट संस्कृत बोर्ड भी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी या स्टेट करिकुलर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन इज़ सिमिलर टू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो है वो स्कूल्स और हायर एजुकेशन की तरह होती है। मदरसा के स्टूडेंट जो हैं दे स्टडी टू बी मौलवी। ठीक है, क्लास 10 तक अगर उन्होंने पढ़ाई कर ली है तो फिर वो मौलवी कहलाते हैं। अगर क्लास 12th की पढ़ाई कर ली है तो उनकी जो डिग्री कहलाती है वो अलीम कहलाती है। बैचलर्स की डिग्री वहाँ पर कहलाती है कमील और मास्टर्स की डिग्री कहलाती है फजील। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इन वर्ड्स को ठीक प्रोनाउंस किया है, बट अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ एरर रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एजुकेशन जो चैरिटेबल मदरसा दरसे निज़ामी है वहाँ पर किस भाषा में पढ़ाया जाता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर चलाए जाते हैं अरेबिक, उर्दू और पर्शियन। ठीक है, जो दूसरे टाइप के हैं दैट इज़ दरसे मदरसा दरसे आलिया, वो यूज़ करते हैं या तो टेक्स्ट बुक पब्लिश जो स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन या एजेंसी के द्वारा जो स्टेट बुक्स पब्लिश की जाती हैं, या फिर जो एनसीईआरटी के करिकुलम या टेक्स्ट बुक्स हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाले तो मैंने आपको बता ही दिया, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द स्टेट करिकुलम, है ना। अब ज़्यादातर मदरसा जो देश में हैं वो एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स बाकी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशोलॉजी जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और एक ऑप्शनल पेपर भी होता है जिसमें बच्चों के पास ये चॉइस है कि या तो वो संस्कृत चूज़ कर लें या फिर चूज़ कर लें दीनियत। दीनियत बेसिकली होता है जिसमें कुरान और बाकी जो अदर रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं। हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और बाकी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो संस्कृत ऑप्शनल पेपर में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट्स फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, अब ज़्यादातर जो फंडिंग है फॉर मदरसाज वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से आती है। ठीक है, मतलब जिस भी स्टेट में वो मदरसा होगा वहाँ से वो फंडिंग आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है जिसमें एज हैज़ अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज एंड माइनॉरिटीज़।
जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मदरसास को प्रोवाइड की जाती है और देश में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस तरीके की फंडिंग यहाँ से प्रोवाइड करी जाती है। अब ये जो SPEMM है इसके अंतर्गत भी दो सब स्कीम्स हैं। एक है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। और ये जो SPEM है ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत होता था और अप्रैल 2021 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये सारे आर्टिकल्स आप समझ गए, खासकर ये वाला भी। ठीक है, क्लियर है, एजुकेशन को लेकर बात करता है, मदरसास को लेकर बात करता है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए फिर हम लोग सेशन को जो है वो इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले आप में से जो भी लोग हमारे आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मंथली आप एट लेस देन ₹2 पर डे में ले सकते हैं, है ना। वो आपको अगस्त का भी मिल जाएगा, अब जून और जुलाई का भी मिल जाएगा ओनली एट ₹59। अगर आप 16 महीने का लेना चाहते हैं तो ओनली एट ₹680 में मिल जाएगा, 12 महीने का 510 में, 6+2 8 मंथ्स की आपको 345 में PDF मिल जाएगी और 3+1 यानी कि 4 महीने की ₹175 में। आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप यहाँ से वीडियोस को ऐप के थ्रू डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो फुल कोर्सेज़ हैं आईना सीरीज़ के, अगर आप उनमें एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मंथली 3 मंथ्स 6 मंथ्स इस तरीके के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं और लास्ट ईयर के आपको एक कंपाइल्ड PDF भी हम लोग दे रहे हैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में, ओनली एट इंग्लिश ₹499 में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज़ और PDF नोट्स हमारे वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर कोई लिंक ढूंढने में तकलीफ़ होती है तो यहाँ से हम एक नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी क्वेरी होगी या जो भी लिंक्स वगैरह चाहिए होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जाने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 5 अक्टूबर से हमारा CSET का जो लाइव कोर्स शुरू हो रहा है, इसका एनरोलमेंट 20 सितंबर यानी कि कल क्लोज़ हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ओनली एट 999 ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है और बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से चाहे तो एनरोल भी कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर हेल्प होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यही कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग अपनी तरफ से ज़रूर करें। यहाँ पर ये QR कोड और UPI ID दी गई है, तो यू कैन प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।